नमस्कार, मैं विक्रम भाटिया आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट पर। और आज हम बात करेंगे खालिस्तानी जो आंदोलन है उसके इतिहास के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हम इसमें जानेंगे सबसे पहले कि खालिस्तानी आंदोलन का जो घटनाक्रम है वो क्या था, यानी कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं को उन्होंने समय समय पर अंजाम दिया। उसके बाद हम जानेंगे कि खालिस्तानी जो आंदोलन था वो क्या था, कहाँ से शुरू हुआ था, और उसके बाद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या था, कौन था जर्नैल सिंह भिंडरावाले, भारतीय सेना को उसमें क्यों बुलाना पड़ा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, और ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त होने के बाद प्रतिक्रियाएं क्या थी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, देश में खालिस्तान एक बार फिर चर्चा में है। इस बार 3 अलग अलग मामलों को लेकर यह चर्चा में है। सबसे पहले पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च को लेकर हिंदू और सिख संगठन आमने सामने आ गए। इसके दौरान खूब हिंसा हुई। उसके बाद जो दूसरा मामला है वो हरियाणा के करनाल का है, जहाँ पे कुछ खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। और तीसरा मामला हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का है, जहाँ कुछ घटनाएं हुई हैं इससे संबंधित। अच्छा, इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के बहाने खालिस्तान और खालिस्तानी खूब चर्चा में थे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन के दौरान भी सोशल मीडिया खालिस्तान से जुड़े हैशटैगों से भरा रहा। सत्ता से जुड़े तमाम लोगों ने किसान आंदोलन को भी खालिस्तानियों का आंदोलन करार दिया था। हालांकि खालिस्तान आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो सिखों के बीच इसका समर्थन गुम हो चुका है। खालिस्तान आतंकियों और उनके समर्थकों ने देश के पूर्व पीएम इंदिरा गांधी, पंजाब के पूर्व सीएम बेन सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद की भी हत्या कर दी थी। तो ऐसे में हम एक बार इनका घटनाक्रम जान लेते हैं और फिर विस्तार में चर्चा करते हैं। देखिए, खालिस्तानी आंदोलन का पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले अप्रैल 1978 में अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए। इसके विरोध में आयोजित रोष दिवस में जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने भड़काऊ भाषण दिए। उसके बाद अप्रैल 1980 में निरंकारी बाबा गुरुचरण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भिंडरावाले से जुड़े 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सितंबर 1981 में खालिस्तानियों के खिलाफ लेख लिखने पर पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। हत्या में भिंडरावाले का नाम आया। अक्टूबर 1981 में जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने लाला जगत नारायण की हत्या के मामले में सरेंडर कर दिया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। अगस्त 1982 में भिंडरावाले ने धर्मयुद्ध मोर्चा लॉन्च किया। वहीं अकाली दल ने विश्वविन्यास अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उसके बाद अप्रैल 1983 में जालंधर के डीआईजी एस अटवाल की गोल्डन टेम्पल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अक्टूबर 1983 में खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने लाल रूम में बस रोककर 74 हिंदुओं को यात्रियों से अलग करके उन्हें गोली मार दी। दिसंबर 1983 में जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल में शरण ली। वह अकाल तख्त की सुरक्षा में रहने लगा। अप्रैल 1984 में पूर्व मेजर जनरल सुबेग सिंह खालिस्तानी आतंकियों को सेना की ट्रेनिंग देने लगे और गोल्डन टेम्पल को किले में बदल दिया। 1 से 10 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले सरकार ने पंजाब आने जाने पर रोक लगा दी। इसके बाद सेना ने गोल्डन टेम्पल में मौजूद सभी खालिस्तानी समर्थकों का सफाया कर दिया। देखिए, अब जानते हैं कि खालिस्तानी आंदोलन क्या था। खालिस्तान आंदोलन की कहानी 1929 में शुरू होती है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। इस दौरान 3 तरह के समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग। दूसरा समूह दलितों का था, जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। और तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी। 1947 में यह मांग आंदोलन में बदल गई और इसे पंजाबी सूबा आंदोलन का नाम दिया गया। आज़ादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश की मांग कर रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाला पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ का था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बनाया गया।
इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाके को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ शाहजहां राजधानी के विचार से खफा थे। अब बात करते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की। तो देखिए, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या था? पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी। हालांकि 1972 का चुनाव अकालियों के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के लिए काफी खराब साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई, इसने शिरोमणि अकाली दल को सोचने पर मजबूर कर दिया। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता यानी ज्यादा अधिकारों की मांग की। इस स्वायत्तता की मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए मांगी गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वायत्तता, पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी। 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता चला गया। और अब यहाँ से शुरू होती है जरनैल सिंह भिंडरावाले की कहानी। कौन था जरनैल सिंह भिंडरावाले? आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जरनैल सिंह भिंडरावाले। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाले भिंडरावाले आगे चलकर एक आतंकी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरावाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने को उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडरावाले ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरावाले का विरोध किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले होकर तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरावाले का समर्थन किया। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा। 2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। देखिए, जरनैल सिंह भिंडरावाले के अकाल तख्त पर काबिज होने के बाद भारतीय सेना को क्यों बुलाना पड़ा? देखिए, पहले अन्य विकल्पों पर चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पकड़ने के लिए एक गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन के लिए 200 कमांडो को प्रशिक्षित किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांव में हिंदुओं की सामूहिक हत्या शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद ही यह कदम उठाया गया था। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवाएं बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। अमृतसर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया था। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया था। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने भी सेना पर खूब गोलीबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांव और गुरुद्वारों से संदिग्ध जो लोग थे उनको पकड़ने का अभियान भी उसी दौरान शुरू किया था। एक दिन के बाद जनरल के.एस. बराड़ ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक परिक्रमा पथ की सीढ़ियों के नीचे लाए गए। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ। कुछ घंटों बाद भिंडरावाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 को दोपहर में समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 लोग घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि इस ऑपरेशन में कम से कम 3000 लोग मारे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद क्या हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की मौत होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। खुशवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने अपनी सरकारी पुरस्कार
लौटा दिए। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हुए 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8,000 से ज्यादा सिख मार दिए गए। सबसे ज्यादा दंगे दिल्ली में हुए। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस नेताओं ने बढ़ावा दिया। एक साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया गया। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई। बब्बर खालसा के आतंकियों ने इसे भिंडरावाले की मौत का बदला करार दिया। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बम्बर ने पंजाब के सीएम बेंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया था। इसमें बेंत सिंह की मौत हो गई थी। सिंह को पंजाब में आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता है। इसी के साथ ये डिस्कशन यही समाप्त होता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको डिस्कशन कैसा लगा। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और टेस्ट बुक आपको काफ़ी अच्छे लेवल के जो है टेस्ट प्रोवाइड करवा रही है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और डिस्काउंट कूपन आप हमारा यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको 10% से लेकर 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।